हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार विद्यालय का जो है माध्यमिक शिक्षा पात्रता बिहार स्टेट का सामाजिक विज्ञान का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी 2023 का। कितने डेट का हुआ है? तो 18 सितंबर 2023 का 4th शिफ्ट का ये पेपर है, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग भी इसको ज़रूर से देखें, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? कैरावल को किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, कैरावल एक जहाज है, इसको किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। और यह जो एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाला जहाज है कैरावल, ठीक है। हल्का है और तेज चाल से चलने वाला है। तो याद रखिए, जहाज कैरावल को किसने बनाया? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापना? तो सन 1600 में किया गया था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सन 1600 में। और देखते हैं, इसमें दिया था कि भारत में अंग्रेजों का आगमन डचों के बाद हुआ। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हो चुकी थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किससे? डच इंडिया ईस्ट कंपनी से पहले हुआ है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 1599 में, जिसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया था, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने किया है? तो बार्थोलोमिया डियाज। बार्थोलोमिया डियाज के द्वारा किया गया है। कब? 1488 में किया गया था, ठीक है। और ये जो बार्थोलोमिया डियाज है, पुर्तगाली इस मार्ग से होते हुए भारत पहुँचे थे। और भारत उस समय यूरोप मसालों के लिए फेमस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर दिया है, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने किया? तो टॉमस पेन ने। याद रहेगा, कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने किया, ठीक है। ये टॉमस पेन कौन थे? तो इंग्लैंड का राजनीतिक कार्यकर्ता, दार्शनिक, राजनीतिक सिद्धांतकार था। और उसे कॉमन सेंस और अमेरिकन क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना की। याद रखिए, कॉमन सेंस भी है और एक क्या है? अमेरिकन क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना की। और इसके विचार मानव अधिकारों के प्रबुद्ध युग के आदर्शों का दर्शाते हैं। इसके विचारों ने अमेरिकी क्रांति को भी प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? बताना है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, ठीक है। तो इसका क्या था? गणतंत्र व्यवस्था का पहला प्रयोग। गणतंत्र व्यवस्था का पहला प्रयोग, ये जो था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डिस्क्राइब है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ। याद रखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 में हुआ। और इसने अमेरिका के मूलभूत राजनीतिक ढांचे को ही बदल दिया और अमेरिका एक गणराज्य घोषित हुआ तथा अमेरिका में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हुई। कब? 1776 में। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो ये हुआ है 1688 में। याद रखिएगा, 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। दिया हुआ है कि 1688 में हुआ। और इसी क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति को ही रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी। इंग्लैंड का राजा बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय
द्वारा संसदीय प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए फलस्वरूप इंग्लैंड में 1688 की क्रांति हुई। तो याद रखिए रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्यों? कि वहाँ पे सत्ता बदल गया लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं बहा। नेक्स्ट है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? कहाँ पाई जाती है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी? तो ये अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पे अफ्रीका की कुछ जनजातियाँ, प्रमुख जनजातियों को दिया है। कौन कौन? कंजर, डोगोन, योरूबा, मबेगा। कंजर, डोगोन, योरूबा, मबेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पहला संथाली जिसने अंग्रेज पर हथियार उठाया कौन था? पहला संथाली तिलका मांझी थे। तिलका मांझी थे जिन्होंने अंग्रेजों पर हथियार उठाया। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ? 1750 में हुआ। तिलका मांझी संथालों के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटे। संथाल जनजाति के लोग राजमहल की पहाड़ी के जंगलों में जीवन यापन करते थे और जब अंग्रेजों ने उन्हें हस्तगत करना चाहा तो तिलका मांझी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। जब यहाँ पे अंग्रेज इन लोगों को हटाना चाहते थे राजमहल की पहाड़ी से, तब जाके इन्होंने विद्रोह किया था। तो पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया, तिलका मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुआर विद्रोह कब हुआ? चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ? 1771 में। चुआर विद्रोह 1771 में हुआ और 1774 में धूम के राजा जगन्नाथ धल के नेतृत्व में चुआरों ने बहरा गोंडा और नरसिंहगढ़ के सभी तथा हल्दी पोखर के 2 गांवों को आग के हवाले कर दिया। 1782-84 में मंगल सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया। नेक्स्ट है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका? तो ये हो जाएगा गुंडाधुर का। गुंडाधुर का जो है भूमिका प्रमुख था। ठीक है, तो दिया है कि आज़ादी के गुमनाम नायकों में से एक रहे बस्तर के गुंडाधुर ने 1910 में आदिवासियों की धरती को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया। याद रखिए कि भूमकाल जो है आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? ये आदिवासियों की धरती को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये जो किए थे गुंडाधुर के द्वारा किया गया था भूमकाल आंदोलन और अंग्रेजों द्वारा तमाम छलबल अपनाने के बावजूद वे कभी पकड़े नहीं गए। इस आंदोलन की नींव 1891 ईस्वी में पड़ी जब अंग्रेजों ने बस्तर के तत्कालीन राजा के चाचा को दीवान पद से हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ? 31-32 में, 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह, जिसका नेतृत्व बुद्ध यानी भगत ने किया था। बुद्ध यानी भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। कोल विद्रोह की विशेषता यह थी कि कोल आदिवासी अकेले नहीं लड़ते थे बल्कि उनके साथ होन्स, ओराव, मुंडा जैसे अन्य आदिवासी भी लड़ते थे। कोल विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किया गया शोषण का एक ही प्रतिफल था। ठीक है, तो ये जो थे लोग कोल आदिवासी एक साथ नहीं लड़ते थे, उनके साथ कौन कौन? होन्स, ओराव, मुंडा जैसे आदिवासी भी लड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? कौन शामिल था कोल विद्रोह में? तो बुद्धू भगत अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। 31-32 में विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह और ये जो है कंपनी द्वारा शुरू किए गए शोषण की प्रक्रिया का परिणाम था। आदिवासी विद्रोह में ये सबसे सशक्त विद्रोह था और यह जो है उपकरणों से लैस अंग्रेजों ने इस विद्रोह को अंततः दबा दिया था। नेक्स्ट है किसको धान के रूप में भी जाना जाता है? धान के रूप में तो चावल को जाना जाता है धान के रूप में। ठीक है, चावल जो होता है उष्णकटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है और इसके लिए क्या चाहिए? उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता होती है और यह जो है फसल के लिए चिकायुक्त जलोढ़ मृदा के सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? कौन सा देश है जो चावल का प्रमुख उत्पादक है?
तो चीन हो जाएगा प्रमुख उत्पादक। तो विश्व के 3 सर्वाधिक चावल उत्पादक देश कौन है? पहला नंबर चीन, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित होता है? कितना प्रतिशत जो है तिलहन पैदावार होता है? इसका राइट आंसर नहीं दिया है, देखिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारत में कुल फसल उत्पादन का 22.34% क्षेत्र तिलहन के अंतर्गत आता है। भारत में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में किया गया, अतः कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? खरीफ में क्या आता है? तो चावल हो जाएगा खरीफ फसल का उदाहरण, जिसमें देखिए ये जो होता है खरीफ की फसल अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है, याद रखिएगा। और ये फसल कौन कौन सी है? चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा होता है खरीफ में। और रबी की फसल जो होती है अक्टूबर नवंबर में, शरद ऋतु से प्रारंभ होकर के मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। रबी के फसल में गेहूं, चना, तुरई, सरसों और जौ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फाइबर फसल है? कौन सी फाइबर की फसल होती है? तो जूट जो होता है इससे फाइबर की फसल है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदान में जल निकास वाले उर्वर मिट्टी में उगाई जाती है और ये फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीग ऑफ नेशंस की कमजोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? किसके? तो लीग ऑफ नेशन की कमजोरी के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है? देखते हैं, दिया हुआ है। आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लोगों की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के हारने वाले पक्ष में बहुत कम राष्ट्र शामिल हुए। इसमें वैधता का अभाव था। लीग के पास कोई सैन्य बल नहीं था और उसे सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। लीग को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के लिए केवल 1/3 अनुमोदन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हुआ है। डिस्क्राइब पढ़ते हैं, सुनिएगा। दिया हुआ है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया। लीग ऑफ नेशन की कमजोरी के बारे में यह जो कथन है सत्य है। क्वेश्चन है कि यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूएनओ को तो ये जो किया गया 2001 में किया गया था। ठीक है, 2001 में किया गया था। किसको? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित यूएनओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? इसको याद रखिएगा। कितनी आधिकारिक भाषा है? तो 6 आधिकारिक भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। नेक्स्ट है राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? ये हो जाएंगे 42 राष्ट्र थे। ठीक है, देखिए जिसमें दिया है कि चार्टर सदस्यों की संख्या राष्ट्र संघ में 42 थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ के संविधान को तैयार करने का कार्य विल्सन की अध्यक्षता में 19 प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंपा गया था और 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का संविधान लागू हुआ। ये याद रखिएगा कि 10 जनवरी 1920 को संघ का संविधान जो है राष्ट्र संघ का संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? क्योंकि दोनों जो था आबादी वाला क्षेत्र था और दोनों के बीच में जो है मुद्दे का समाधान कैसे किया जर्मन और पोलैंड के बीच राष्ट्र संघ ने? ये किया है क्षेत्रों का विभाजन करके। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया है कि जो है
राष्ट्रसंघ ने अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य किए वे ऐतिहासिक महत्व के थे। राष्ट्रसंघ के माध्यम से लोग यह समझ सकें कि बिना युद्ध के शांति स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया? रॉलेट सब लोग जानते होंगे 1919 में पारित किया गया था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की और इस कमेटी की जांच करने के लिए नियुक्त की गई थी कि भारत में किस स्तर की क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैल रहे हैं। इस षड्यंत्रों को चेक करने के लिए जो है रॉलेट एक्ट जो है ये नियुक्त किया गया था कमेटी। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये हंटर समिति का गठन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बताना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ और किसकी अध्यक्षता में? तो 31 अक्टूबर 1920 को गठन हुआ लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है? तो उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। ठीक है, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ यूरोपीय देशों के औद्योगिक उत्पादन पर प्रणाली में परिवर्तन आया। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ तो ब्रिटेन से हुआ, किंतु यह शीघ्र ही यूरोप में फैल गया। विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग इस औद्योगिक क्रांति का आधार रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? याद रखिएगा 1848 में। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डाम्बी एंड सन 1848 में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास जो है शिपिंग फर्म के मालिक के भाग्य का वर्णन करता है। किसका? तो शिपिंग के फर्म के मालिक के भाग्य का वर्णन करता है, जो अपने नक्शे कदम पर चलने वाले बेटे की कमी से निराश है। शुरुआत में उसे अपनी बेटी के प्यार को अस्वीकार कर दिया और अंततः अपनी मृत्यु से पहले उसके साथ मेल मिलाप कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि पटना का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था पटना का पुराना नाम। ठीक है, सॉरी सब हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कुसुमपुर भी है, अजीमाबाद भी है, तो सब हो जाएगा उपयुक्त तीनों, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें और डिस्क्राइब क्या किया है कि यहाँ पे तीनों है। पाटलिपुत्र की स्थापना हर्यक वंश शासक उदयन ने किया। आगे चलकर यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनी और काफ़ी समय तक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रही। 7वीं शताब्दी में जब कन्नौज का उदय हुआ तब जाकर के पाटलिपुत्र की महत्ता में कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया? कहाँ पर जो है धुआं निरोधक कानून पारित किया गया सबसे पहले? तो ये जो है 1863 में कोलकाता में किया गया था। धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला जो है विश्व का पहला शहर बन गया। भारत में भी पहली बार और विश्व का भी पहला बार 1863 में कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो ये अमेरिका के द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और उसमें से रिलेटेड चीज़ें देखिए, इसकी स्थापना जो है सार्क की कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को ही सार्क की स्थापना। संघ का सचिवालय जो मुख्यालय है ये 17 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में स्थापित किया गया। और वर्तमान में जो सार्क के 8 सदस्य हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका
8 देश हैं। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है और इसकी स्थापना के समय इसमें 7 सदस्य देश थे और 2007 में अफगानिस्तान सार्क का 8वां देश बना। बिल्कुल सब इम्पोर्टेंट बात दिया है इसमें कि 2007 में अफगानिस्तान जो है सार्क का 8वां देश बना। इससे पहले इसमें जो है 7 देश थे। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई और इसका मुख्यालय जो काठमांडू नेपाल में बना ये 17 जनवरी 1987 को बना। ठीक है, 8 सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आगे चलते हैं। दिया हुआ है कि मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? मुद्रण की तकनीक तो चीन, जापान और कोरिया। याद रखिएगा, सबसे पहले मुद्रण की तकनीक जो है सबसे पहले कब? चीन में, जापान में, फिर कोरिया में आया और फिर धीरे धीरे जो है विश्व के अन्य देशों में भी आई। भारत में मुद्रण तकनीक पुर्तगालियों ने लाया। याद रखिएगा, भारत में कौन लाया है मुद्रण तकनीक? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया और इसमें जो है धीरे धीरे भारत में पढ़े लिखे मध्यम वर्ग को जन्म दिया जिसने राष्ट्रीय राजमार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया हुआ है भारत की कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का, ओनली भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि क्या है? पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है और जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? मैकमोहन ये चीन के साथ जो है बॉर्डर साझा करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के साथ। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार तो ये याद रखिएगा नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, दिया है कि ये जो नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल के मध्य भ्रंश घाटी से बहती है। याद रखिएगा, जो नर्मदा है कहाँ से निकलती है? तो ये जो निकलती है अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से और कहाँ पे जाती है? तो दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में हिमाचल के मध्य जो है भ्रंश घाटी में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? कौन जो है जिसका उद्गम अमरकंटक से नहीं होता? ताप्ती हो जाएगा, तापी हो जाएगा। ये तापी नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिला में मुलताई से निकलती है। याद रखिए, बैतूल जिला में मुलताई से निकलती है और यह 724 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? तो ये अरब के। सर्वप्रथम मानसून शब्द सबसे पहले किसके नाविकों, कहाँ के, किस देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग हुआ? तो अरब के। ठीक है, पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और इसमें जो है मैंग्रोव वन तटवर्तीय क्षेत्र जहाँ ज्वार भाटा आते हैं सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है वहाँ की। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है, मैंग्रोव वन मिलता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? कौन सा वृक्ष है जो पाया जाता है? ये हो जाएगा चेस्टनट। चेस्टनट जो है पर्वतीय वन में पाया जाता है, चेस्टनट। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है इसमें चेस्टनट जो है वृक्ष पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष होता है, ओक और चेस्टनट याद रखिएगा। दचिग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीग्राम जो है जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है। दिया हुआ है कि जो इसका क्षेत्रफल 141 वर्ग किलोमीटर है। दचिग्राम को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इस पार्क को हंगुल या कश्मीर हिरण के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, हंगुल या कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है।
इसको स्किप न करके पूरा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है और इसका फैक्ट भी हम पढ़ के बता दे रहे हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? तो बिहार में है। दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किमी बिहार में है। 4 शीर्ष जो है अन्य जो है जन घनत्व वाले राज्य पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860, उत्तर प्रदेश 829 और हरियाणा 573 है। भारत का जन घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? किस वर्ष को जाना जाता है? तो ये 1921 को जनसांख्यिकी विभाजक के रूप में जाना जाता है। और 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में ह्रास कितना हुआ? 0.31% की स्थिति आई, जिसके कारण अकाल एवं महामारियों का प्रकोप था, जिससे चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकली है और तिब्बत में से तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। दिहांग, दिबांग, लोहित, केनुला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। याद रखिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन है? तो दिहांग, दिबांग, लोहित और केनुला। नेक्स्ट कि भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? कितना है? तो 70% जो क्षेत्र है वो भूटान का वनाच्छादित भूमि है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट उपनाम से प्रसिद्ध है। भूटान की राजधानी थिम्पू, टोन, संकोस, वांगचू, कुलोंग और निकी यहाँ की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। क्वेश्चन है भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? पर्यटन पर आधारित है। भूटान की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है और पर्यटन राजस्व 1995 से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर या सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1.7% था। 26 साल के अंदर देश की पर्यटन पर निर्भरता काफ़ी बढ़ गई और 2019 में पर्यटन का राजस्व 120 मिलियन था, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 4.7% था। नेक्स्ट यह है कि 1 सेमी बराबर 1 केमी के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या है? क्या हो जाएगा? तो 1 अनुपात जो है हो जाएगा 1 लाख, 1 अनुपात 1 लाख हो जाएगा 1 सेमी बराबर 1 केमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र कहलाता है? क्या कहलाता है? भौतिक मानचित्र। जो नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करता है वो भौतिक मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये संभावित, विकसित, स्टॉक और रिजर्व तीनों के रूप में जो है किसको? तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और किसको जमा करने में समृद्ध है? तो कोयला जो है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश खनिज और कोयला के जमा में समृद्धि हासिल है। कोयला का निक्षेप यहाँ जो है भारत में 80% भाग विटुमिनस प्रकार के तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह जो होता है किस राज्य में कुल क्षेत्रफल की 80% से अधिक है? तो बोए गए शुद्ध क्षेत्र का पैटर्न बताना है किस जो है राज्य में इसका क्षेत्रफल 80% से अधिक है। ये जो है पंजाब में है। ठीक है, बोए गए क्षेत्र के जो है 80% से अधिक जो क्षेत्रफल है पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है SSQ
3181 निम्नलिखित में से कौन भारत का वाणिज्यिक फसल है? ये फसल का नाम HSQ 1381। तो ये जो है सरसों, तंबाकू और जूट सबका है उपयुक्त सभी। सरसों, तंबाकू और जूट SSQ 3181। ठीक है, ये जो वाणिज्यिक फसल है सरसों, तंबाकू, जूट, गन्ना, चाय, ये सब में भारत में वाणिज्यिक फसल है और इनका मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीज, रसायन, कीटनाशकों का प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% कौन से जो है पानी के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% जो है किस रूप में मौजूद है? तो जो है 96.5% महासागरीय जल है और जो 2.5 है ये मीठा पानी है। ठीक है, और जो 70% भाग पानी है बर्फ की चादर और हिमानियों के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका है? 3/4 हिस्सा ढका हुआ है। 71% भाग महासागर में पाया जाता है। पानी की कमी क्या है? क्वेश्चन है पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए उपलब्ध ताजे पानी के संसाधन की कमी है। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री पानी की कमी है। देश के उद्योगों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे जल संसाधनों की कमी है या सभी? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पानी की कमी क्या है? तो एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी का, क्योंकि पानी तो बहुत है लेकिन पीने वाला पानी की जो कितनी मात्रा है वो कमी पानी की कमी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? सबसे पुराना पूछा है, तेल का सबसे पुराना उत्पादक। आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। सबसे पुराना तेल का उत्पादक राज्य है असम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है बालघाट खानों में निम्नलिखित में से किन खनिजों को खनन किया जाता है? बालघाट खानों में कौन सा खनिज का खनन होता है? तो मैग्नीज का होता है। बालघाट में मैग्नीज का होता है और यह जो होता है मध्य प्रदेश में मैग्नीज की पट्टी बालघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला, झाबुआ जिलों तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो ऐसी जीव है जो केवल भारत में पाई जाती है और गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है और इसे स्थानीय भाषा में सोन्स कहा जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ था और यह किस लिए? वृक्ष को काटने से बचाने के लिए पेड़ों के चारों तरफ मानवीय घेरा बना लेते थे। नेक्स्ट है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो ये असम में। सबसे अभी तो पढ़े हम लोग, पुराना भी पूछेगा तब भी और खनिज तेल का विशाल भंडार पूछेगा तब भी असम में। असम में डिगबोई, नाहरकटिया, हगरीजन, मोराज महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है कि सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरौली तो ये मध्य प्रदेश का है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है और कोयला यहाँ पे जो भारत में कोयला निक्षेपण का लगभग 80% भाग बुटिमिनस प्रकार का गैर कोकाकरी श्रेणी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उपयोग उद्योग तो चीनी उद्योग हो जाएगा उपभोक्ता। अन्य उपभोक्ता उद्योग में और कौन आएगा? दंतमंजन, काजल, पंखे, सिलाई मशीन अन्य उपभोक्ता में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग पर द्वारा होता है? सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। भारत का जो दिया हुआ है 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा तट के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। यह पत्तन का 95% विदेशी व्यापार
संचालित करते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, तार आदि को संचालित करता है। ठीक है, आयोग द्वारा जो है विकल्प बी को सही उत्तर माना गया, जबकि विकल्प सही उत्तर क्या है? डी है। आयोग जो है 5 माना है, लेकिन आंसर जो सही दिया हुआ है वो 9 है। नेक्स्ट है कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पर है? हाजीपुर है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर बिहार में है। गोरखपुर में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय है। भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय है और कोलकाता में पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? माशिनराम में होता है। ठीक है, माशिनराम मेघालय राज्य में खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी, जिसका स्रोत तिब्बत से माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहां से इनकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इसको रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी होती है और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है मृदा दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहीं की गई थी? नगर निगम की स्थापना बिहार में पहली बार पटना में हुआ था। इसका बुनियादी नवंबर 1984 में रखी गई और इसका नाम पटना म्यूनिसिपालिटी था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई? जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में हुआ। यह जो है पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में स्थापित हुई। यह बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजना की स्थापना, रखरखाव, ऊर्जा के उत्पादन और बिक्री में संलग्न थी। नेक्स्ट है, जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? जारू जेलेस्की ये जो है पोलैंड के थे। पोलैंड एक सैन्य अधिकारी, राजनेता और पोलैंड के ये जो थे तानाशाह थे। पोलिश जनवादी गणराज्य पर 1981 से 1989 तक पोलैंड के शासक के रूप में काम किया। पोलिश जनवादी गणराज्य का 1981 से 85 तक प्रधानमंत्री रहा। 85 से 89 तक पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहा। नेक्स्ट है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तभी हम लोग पढ़ करके आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड। इसी को रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। 1688 में ये क्रांति हुआ और यही एक क्रांति था जो शांतिपूर्ण जो है संपन्न हुआ, इसीलिए इसको रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सर्वमान्य भाषा दिया किसने दिया था? सर्वमान्य भाषा अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का सर्वमान्य भाषा दिया। क्या कहे थे? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाया गया एक जो है शासन पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था जो है चीन में है और ये जो है चीन में 1949 में स्वतंत्रता प्राप्ति की तथा 1949 में ही माओ त्से तुंग के नेतृत्व में वहाँ कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। तो 2 क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्रता कब प्राप्त किया? 1949 में, और जब स्वतंत्रता प्राप्त किया 1949 में तभी क्या हुआ? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। चीन के पहले सोवियत रूस में 1919 ईस्वी में कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी, जो विश्व की पहली कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? किसका होता है? भारतीय राष्ट्रपति का होता है संक्रमणीय मत पद्धति से। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है संक्रमणीय मत पद्धति से? देखिए, इसके एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों की यह निश्चित भाग कुल वैध मतों के निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवार, यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है। इसकी संख्या में 1 जोड़कर संख्या प्राप्त द्वारा भाग देने पर भागफल में 1 जोड़कर प्राप्त होता है, जिसको दिया हुआ है नीचे देखिए कि निश्चित मतों का भाग बराबर क्या होगा? कुल वैध मत भाग 1 + 1 = 2
प्लस 1, ये सूत्र है इसको निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? कौन सा था? न्यूजीलैंड हो जाएगा पहला देश मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश। 1893 में ये पहला देश बना और इस आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर जो है सी माना है। न्यूजीलैंड आंसर सही है लेकिन सी माना है आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार का विवरण है और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है। ठीक है, भाग 3 को देख लीजिए। समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद, स्वतंत्रता का 1922, शोषण के विरुद्ध 23 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और भी है इसमें कि धर्म का स्वतंत्रता जो है 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30, संपत्ति का अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का 32। हाल की संपत्ति को 44वें संशोधन द्वारा 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। उसे भाग जो है 7वें के अनुच्छेद 300 की क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो राज्य के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। राज्य के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव। किसी सदस्य का मृत्यु या इस्तीफा हो जाए उसके बाद चुनाव जो होगा उसको उपचुनाव कहा जाता है। नेक्स्ट है मतदान करने की कम से कम उम्र 18 वर्ष होगी। ठीक है, 1988 से पहले यह जो थी 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन में इसको क्या कर दिया गया? 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे कौन थे? TN शेषन जो थे सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त थे और ये भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक इस पद पर रहे। इस कार्यकाल के दौरान उन्हें भारतीय चुनाव प्रणाली में कई बदलाव किए। मतदान पत्र की शुरुआत भी भारत में उन्हीं के द्वारा की गई और वर्ष 1996 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? तो ये जो हुआ था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट बिहार और उड़ीसा को मिलाकर नया प्रांत बनाने का आदेश दिया और बंगाल को अलग प्रांत घोषित कर दिया और 1 अप्रैल 1912 को बंगाल का विधिवत उद्घाटन किया गया और 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, न कि बिहार बंगाल से अलग हुआ। ठीक है, तो ये राइट आंसर यहाँ पे इसीलिए गड़बड़ दिया है और दिया है कि स्टेट ने इसका ऑप्शन जो है सी माना था 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आपातकालीन सर्वप्रथम लागू हुआ कब? 1962 में लागू हुआ था। भारत चीन युद्ध के दौरान 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। यह उन दोनों देशों के बीच एक विवादित सीमा को लेकर संघर्ष था। चीनी सेना ने भारत पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया जिसने भारतीय सेना और सरकार को आश्चर्यचकित कर दिया। भारत सरकार ने संघर्ष के जवाब में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित की। नेक्स्ट है अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस, राज्यसभा को सीनेट और इसके 2 सदन होते हैं कांग्रेस के, प्रतिनिधि सभा लोकसभा और सीनेट राज्यसभा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो आर्थिक बराबरी जो है समानता के अधिकार में शामिल नहीं है और ये सब तो हम लोग ऊपर देख ही चुके। नेक्स्ट दिया हुआ है प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों के संविधान में कब जगह दी गई? 2002 में। मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया प्राथमिक शिक्षा के? ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार में बनाया गया। एक अनुच्छेद 21 के तहत घोषणा किया गया कि राज्यों को में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत के लिए कौन सा कथन सही है? भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यह जो है धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, यहाँ पे यह जो है सही है।
धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है किसके लिए, तो समाज में स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका यही होगा लैंगिक विभाजन का बात करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता, कौन नहीं करता, तो विविधताओं में सामंजस्य की अभाव और संघर्ष जो है ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता। राज्य का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है राज्य का सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये उपराष्ट्रपति को देता है त्यागपत्र अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दलित व्यवस्था है, तो बहुदलीय जो है दलित व्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का कार्य नहीं है, तो राजनीतिक दल का कार्य कौन सा नहीं होता है, सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना थोड़ी होगा किसी भी दल का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, आधुनिकता। भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रेरक सिद्धांत क्या है, आधुनिकता। ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में से सबसे अधिक सहायक क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या होगा, तो ये हो जाएगा विकास हो जाएगा सबसे अधिक सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन किस आधार पे, तो जनमत का आधारित इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है कमजोरियों को दूर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है, निर्वाचन आयोग पे होगा निष्पक्ष निर्वाचन करने का संचालन का दायित्व। तो ये था पूरे टोटल 100 क्वेश्चन एसएसटी के, वो भी थे सितंबर माह के 2023 के क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है।